नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MJT एजुकेशन में। तो आज हम लोग साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ अपना सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए अपने तैयारी को परखिए। आज तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है देखिए, उसमें से 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। यहाँ पर दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो सबसे पहले आप अपना आंसर आप टिक कर लीजिए जो आप जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, तब हम अपने आंसर तक पहुंचे। तो जो भी धरती जो है, ये जो हमारी धरती माता है, धरती माता की जो सतह है, ये सतह दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसका ताप जो है दिन पर दिन बढ़ता जाता है, टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है। तो जो धरती का जो ताप बढ़ रहा है, इसी ताप के बढ़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ताप इसका क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी कुछ गैसें होती हैं, वो गैसें उष्मा का अवशोषण करने के बाद कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो उष्मा को बाहर नहीं जाने देती हैं। यानी जो उष्मा होता है वो धरती के वायुमंडल में ही रह जाता है, और धरती के वायुमंडल में होने के बाद ये धरती की सतह पर भी आ जाता है। तो ऐसे कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का काम करती हैं, यानी धरती के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। तो आइए हम बता देते हैं कि ऐसी कितने कैसी हैं, जिसको आप याद अगर रख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बन जाएंगे। सबसे पहला CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा गैस है CH4 यानी मीथेन, तीसरा आप बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा आप बोल सकते हैं H2O यानी जो भी भाप है, भाप बन करके जो उड़ता है, आकाश में उड़ जाता है, वो भी क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग का काम कर देता है। इन गैसों को ध्यान रखिएगा, इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। इन गैसों को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। तो चलिए अपना आंसर टिक करिए, इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। N2 तो नहीं है, O2 तो नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या मिल गया, CO2। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। हमने आपको 4 गैसें अभी बताया, कौन कौन सा, CH4 बताया, CO2 बताया, N2O बताया, लेकिन हमने ऑक्सीजन को नहीं बताया। यानी हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, अगर हम ये जान लें तो आराम से बता देंगे कि किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। अवतल मतलब कॉनकेव मिरर, अवतल मतलब कॉनकेव मिरर का उपयोग नहीं किया जाता। तो चलिए सबसे पहला जो सर्च लाइट होता है, जिससे आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं रात में, सर्च लाइट को आप टार्च भी बोल सकते हैं। जो टार्च होता है, टार्च में यहाँ पर अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, और यहाँ से जो बत्ती जलती है, इस बत्ती से जलने के बाद यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो करके आराम से यहाँ पर फोकस हो जाता है बीच में, जिससे एक जगह पर हमको फोकस मिलता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण लगे होने के कारण फोकस मिलता है एक जगह पर। गाड़ी की हेडलाइट में भी फोकस एक जगह पर मिलता है। तो इसका मतलब इसमें भी अवतल दर्पण है, इसमें भी अवतल दर्पण है। और पश्चदर्शी वह दर्पण इसमें ऐसा लगा हुआ होता है जिसका उपयोग हम पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। यानी जो गाड़ी में जो साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है, कोई भी बाइक हो, कोई भी कार हो, उसमें पीछे जो दर्पण लगा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। वह उत्तल दर्पण यानी इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम पश्चदर्शी बनाने में करते हैं, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने में करते हैं। क्यों, क्योंकि पीछे की वस्तुएं हमको छोटी देखनी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो गया पश्चदर्शी, यानी पश्चदर्शी में हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं, अवतल का उपयोग नहीं करते हैं। सौर भट्ठी क्या होता है, सौर भट्ठी का मतलब हमको सूर्य से उष्मा जब लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण लगा देते हैं। अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर इस प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस कर लिया जाता है। एक जगह फोकस करने के बाद यहाँ पर हमको उष्मा मिल जाता है, यानी हमको उष्मा के लिए ही हमको सौर भट्ठी का प्रयोग करना पड़ता है। तो सौर भट्ठी में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आप कितना क्वेश्चन इसमें से कर पाते हैं।
जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप देखिए उसमें से कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, बाद में आप अपना आंसर कमेंट में करिए कि 25 में से आपका कितना सही हो पाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा कौन है। यहां पर आप एक आंसर, आप यहां पर ऑप्शन सही कर लीजिएगा, प्रोटॉन के जगह पे आप यहां पर इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर कर लीजिएगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर सी कर दे रहे हैं, जो कि यही सही हो जाएगा। देखिए कैसे पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन होगा। सबसे छोटा, सबसे पहली बात तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। सबसे छोटा जो पदार्थ में होता है परमाणु होता है, लेकिन परमाणु भी तो किसी ना किसी से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से मिलकर बना होता है बताइए। बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन, परमाणु बना होता है। तो इनमें से सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे भारी कौन होता है, प्रोटॉन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यानी सबसे हल्का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर कितना, यानी 10 की घात में पूछ रहा है। ये सब 10 की घात -9, 10 की घात -6, 10 की घात -3 ऐसे लिखा हुआ है। तो कह रहा है 1 माइक्रोन में कितना, यानी 1 माइक्रोन में कितना मीटर, ऐसे कह सकते हैं। तो याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर बोल सकते हैं। चलिए अब यहां से ये तो माइक्रोन हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्या यहां से पूछ सकता है, इसको देखिए। अगर पूछे आपसे 1 फर्मी या 1 फेम्टो, 1 फर्मी या 1 फेम्टो में बताइए कितना मीटर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 10 की घात -15। अगर आपसे पूछ ले पीको के बारे में, पीको बताइए कि 10 की घात में कितना होगा, तो 10 की घात -12 बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले 10 की घात -9 को क्या कहते हैं, तो आप नैनो बोलेंगे, यानी 1 नैनो बराबर होता है 10 की घात -9। ना से नैनो, ना से 9, 10 की घात -9। तो इतना क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए ... इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये जो शाफ्ट की आवर्तन गति है इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानिए स्पीडोमीटर, स्पीड मापने के लिए यानी गति मापने के लिए। अब बताइए टैकोमीटर, टैकोमीटर जानते हैं आप लोग क्या, किसका उपयोग किया जाता है, इसी का, शाफ्ट की आवर्तन गति यानी रोटेशनल मोशन। जैसे मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ये शाफ्ट को अगर मान लो हम नचा रहे हैं तो ये कितनी तेज नाच रहा है, इसको नापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनीमोमीटर आपको पता होगा, हवा की गति को मापने के लिए। कौन सी गति, हवा की गति को मापने के लिए। अगला है क्रोमोमीटर। क्रोमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, यहां पर क्रोमोमीटर नहीं है, यहां पर क्रोनोमीटर होगा। और क्रोनोमीटर का उपयोग जो समुद्री जहाज होते हैं, समुद्री जहाज में समय मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्रोनो है, क्रोमो नहीं है। तो बताइए समुद्री जहाज में समय मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, क्रोनोमीटर बताएंगे। ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए आप देखते रहिए कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होंगे। अब आप देखिए जब भी इस तरीके से ग्राम में क्वेश्चन पूछेगा और अणु पूछे या मोलों की संख्या पूछे, तब आपको क्या करना है, एक सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार, ये होता है सूत्र। यहां पर आप सूत्र लगा देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए ग्राम में भार कितना दिया गया है, 63 दिया गया है, यानी 63 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया है, 63 ग्राम दिया गया है, बटा अणुभार आप कैसे निकालेंगे, नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, H का होता है 1, तो यहां पर आप 1 लिख देंगे,
प्लस N का होता है 14 लिख दीजिए, प्लस O3 का होता है, O का होता है 16, तो 16 में 3 से गुणा कर देंगे, 16 3 48 हो जाएगा। आप जब इसको जोड़ेंगे 14 1 15 और 48 63 हो जाएगा, यानी 63/63 आ जाएगा। ये कट करके 1 मोल आ जाएगा। और 1 मोल में होता है 6.02 गुणे 10 की घात 23, 6.02 10 की पावर यानी 10 की घात कितना 23, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही पूछता, अगर यहां पर 2 मोल आ जाता, 63 ना कर कटता, अगर ना कटता 2 मोल आ जाता तो आप 2 में इससे गुणा कर देते, क्योंकि 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 1 मोल में अणु होते हैं 6.02 गुणे 10 की घात 23, और इसको अवागाद्रो संख्या भी कहते हैं, अवागाद्रो संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा इस संख्या को। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे, बताइए फटाक से जल्दी से। कितना ग्राम है ये, 64 ग्राम है, 64 लिख दीजिए आराम से ऊपर। अपान हीलियम का होता है 4, हीलियम का कितना होता है 4 से आप काट देंगे तो आ जाएगा 16, यानी कितने मोल आ जाएंगे, 16 मोल आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कहां मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हो जाएंगे, 16 मोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन, लेकिन यहां पर तुलना करके बोला। आपको पता होगा मानव मस्तिष्क का औसत वजन 1.4 kg होता है, यानी 1400 ग्राम होता है। कितना ग्राम, 1400 ग्राम होता है। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है, ऑप्शन में कुछ और दिया है कि शरीर के कुल वजन का लगभग 20%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, 12%, 15%। यहां पर ये आंसर आपका रहेगा 2%, यहां पर ये केवल 2% रहेगा, 20 नहीं रहेगा, तो 2% कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि व्यक्ति है कोई, अगर उसका वजन 70 है तो 70 का आप 2% निकालेंगे, लगभग 1400 ग्राम आ जाएगा, 1.4 kg आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये 2% कर लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। एंडोस्कोपी किस विधि द्वारा होता है, एंडोस्कोपी क्या होता है, एंडो मतलब होता है अंदर, स्कोपी मतलब देखना, एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब देखने। तो एंडो यानी अंदर देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, शरीर के अंदर देखने के लिए एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये किस विधि द्वारा काम करता है एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। देखिए इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक कैसे होता है, आंतरिक परावर्तन, एक पतला सा रेशा होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। यहां पर क्या होता है, एक प्रकाश की किरण यहां पर प्रवेश करेगी बाहर, और इसका एक सिरा शरीर के अंदर घुसा देते हैं। शरीर के अंदर घुसाने के बाद यहां से आंखों से झांकते हैं, तो यहां से जो प्रकाश एक प्रवेश करता है वो टकरा कर ऐसे टकराते परावर्तन होते होते यहां पर शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वहां पर जो चीज दिखता है वो बाहर भी दिखाई देता है। तो ये कैसे काम करता है एंडोस्कोपी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडोस्कोपी। चलिए बात कर लेते हैं। यदि एक कार्य, ये आ गया न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप भी बताइए कि क्या आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, 2 न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड कर लीजिएगा, यहाँ पे 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे आसान तरीका जो क्वेश्चन में दिया है उसको आराम से लिख लीजिए। प्रारंभिक स्थिति बोला है, इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति में हमेशा प्रारंभिक वेग 0 होता है, यानी u बराबर 0 होता है। आगे क्या दिया है, 20 सेकंड दिया है, टाइम आपको दिया गया है 20 सेकंड, यहां पर 20 सेकंड कर लीजिए। उसके बाद वेग फिर से दिया है, यानी अंतिम वेग जब भी देगा तो आपको उसको v लिखेंगे, और v कितना दिया है 144 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, काट देंगे तो 18 144 आ जाएगा, और 5 40 मिल जाएगा हमको। v का मान हमको कितना मिला, 40 मीटर प्रति सेकंड। v मिल गया,
u मिल गया, t मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, यह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रख दीजिए यहाँ पे s बराबर u का मान आपको दिया गया 0, t रखेंगे 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2। a आपको निकालना पड़ेगा, a ऐसे छोड़ दीजिए, टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर को कर दीजिए 20 का स्क्वायर। अब आप a कैसे निकालेंगे ताकि हमको s मिल जाए। a निकालने के लिए गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। यहाँ से a आराम से निकाल लेंगे, v का मान कितना है 40 मीटर पर सेकंड बराबर u 0 प्लस a का मान है 0, नहीं प्लस हमको a निकालना है, ये तो u है। t आपको दिया गया है 20, तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो ये कट जाएगा 20 दूना 40, ये 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2, यानी त्वरण आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। तो त्वरण के जगह पे आप जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो प्लस 1/2 गुणे a का मान 2 गुणे 20 का स्क्वायर, 2 कट जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, यानी 400 मीटर आ गया आपका राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर 900 मीटर को काट करके यहाँ पर 400 मीटर कर दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। आपको गति का तीनों समीकरण पता होना चाहिए। अभी हम आगे फिर से आपको गति का तीनों समीकरण बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार विरामावस्था से फिर विरामावस्था आ गया तो u बराबर 0 लिख देंगे, से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण दे दिया है a बराबर कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए, गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा ये आपको बताना है। वेग बताना है v, 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। चलिए, क्या आपको ऐसा कोई समीकरण पता है गति का जिसमें v रहे, u रहे, a रहे, तब आपको क्या पता चलेगा। यहां पर 4 पहले लिख दीजिए, t बराबर 4 सेकंड। अब आप आराम से गति का पहला समीकरण लगा दीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। चलिए यहां से आप निकाल लीजिए, v का मान क्या है, v का मान हमको निकालना है बराबर u का मान है 0 प्लस a का मान हमारे पास 2 इंटू t का मान है कितना 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। v का मान आपको क्या मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, तो आंसर क्या रहेगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्शित परिपथ में धारा का मान क्या है। इसमें परिपथ हम दिखा नहीं सकते थे, बना नहीं सकते थे, हम आपके पास बना दे रहे हैं कि कैसा परिपथ था। परिपथ ये था कि इस तरीके से प्रतिरोध लगे हुए थे, रेजिस्टेंस लगे हुए थे और सभी 2-2 ओम के थे। यहाँ पर 2 ओम कर दीजिए, 2 ओम कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 ओम कर दीजिए, और यहाँ इनके साथ 2 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई थी। चलिए अब बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करें। हमको क्या बताना है, परिपथ में धारा का मान बताना। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो एग्जाम में ही पूछे गए। चलिए 2 और 2 को जब जोड़ेंगे, सीरीज में है तो 4 हो जाएगा, 4 को और 2 को जोड़ेंगे तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 3/4 हो जाएगा, यानी R 1/R आपको मिलेगा 3/4। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास मिल जाएगा 4/3। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना मिलेगा 4/3। अब जब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया और यहाँ पर EMF मिल गया, E बराबर मिल गया EMF कितना है 2 वोल्ट है, आराम से धारा निकालेंगे। धारा करंट I बराबर E/R होता है। I बराबर कितना होता है E/R। E का मान कितना है 2 है, रख दीजिए आराम से, बटा R आपने कितना निकाला 4/3 करेंगे तो ऊपर 3 चला जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 3/2 को जब आप करेंगे तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा 1.5 एम्पियर। ये है आपके पास डायग्राम था, इसका हमने सॉल्व किया तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया 1.5 एम्पियर। ये आप डायग्राम देख करके अपने आप से खुद से प्रयास करिए, आप लगा लीजिए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
वृक्क, यहां पर एक रीजनिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। वृक्क यानी किडनी, किडनी मूत्र से संबंधित है, किडनी मूत्र से संबंधित है, तो फेफड़ा किससे संबंधित है? मूत्र मतलब यूरिन हो गया, यूरिन से संबंधित है किडनी, तो फेफड़ा किससे संबंधित है? हम जानते हैं जो वृक्क होता है वो किसका निष्कासन करता है, उत्सर्जन करता है? यूरिन का उत्सर्जन करता है। तो इसलिए फेफड़ा किसका उत्सर्जन करेगा? फेफड़ा से जब हम लोग सांस लेते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आपको ऑप्शन नंबर बी सही मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो भी जहर का अध्ययन किया जाता है, जहर का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में आता है? टॉक्सिकोलॉजी में आता है। जो क्वेश्चन रटने वाले होते हैं उसको तो आप रटेंगे ही, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप रट लीजिए कि टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? जहर के लिए। चलिए आ जाइए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्टोपस के खून का रंग, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी सही मिल जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। ध्यान रखिएगा लाल नहीं होता है, लाल से आप बच जाइए। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? यहां पर आपको जानकारी लेनी चाहिए कि जो भी मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव जितने होते हैं उनकी आंत छोटी होती है, और जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी आंत बड़ी होती है। उनकी आंत क्या होती है? बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो मांस होता है वह पहले से ही पचा हुआ होता है, इसीलिए मांस को पचाने के लिए बड़े आंत की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटी आंत से ही काम चल जाता है। बताइए इसमें से कौन मांसाहारी है जिसकी आंत सबसे छोटी हो जाएगी? गाय शाकाहारी, खरगोश शाकाहारी, शेर मांसाहारी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। डी बकरी भी क्या है? शाकाहारी है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए अवतल दर्पण का नाम लिया है तो अवतल दर्पण आप इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से अवतल दर्पण बनता है। यहां से क्या होगा? यहां पर फोकस आप कर देंगे, यहां पर वक्रता केंद्र आ गया। बोल रहा है कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर जब आप रखते हैं तो यहां से सीधा प्रकाश की किरण डालेंगे, यहां से ये फोकस होकर के चला जाएगा। अब एक किरण आप ऐसा डालेंगे, एक किरण आप ऐसा डालेंगे जो फोकस से होकर जाए और आराम से इसके पैरेलल में चला जाए। तो जब आप ठीक से बनाएंगे तो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ वक्रता केंद्र पर ही आएगा। ये जब दूरी आप सही करेंगे तो आराम से सही हो जाएगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा वक्रता केंद्र पर जब भी रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उल्टा बनता है वास्तविक बनता है। जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो कहाँ है बताइए आंसर? वास्तविक और उल्टा कहाँ है आपका? वास्तविक और समान आकार का, सॉरी, जब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा तो समान बनेगा, यानी वास्तविक और समान आकार का। उल्टा इसमें नहीं दिया है तो समान आकार का आप बता देंगे। चलिए ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम से ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती? माध्यम तीन होते हैं मूल रूप से, कौन कौन से? एक ठोस होता है और एक द्रव होता है और एक गैस होता है। तो सबसे तेज ध्वनि किस में होती है? सबसे तेज ध्वनि ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। यानी सबसे कम ध्वनि की चाल गैस में और सबसे तेज ध्वनि की चाल ठोस में। तो बताइए इसमें ठोस कौन आपको दिख रहा है? पानी ठोस नहीं है, वायु ठोस नहीं है, सबसे तेज खोजना है। कांच ठोस है लेकिन क्या इससे ठोस और कोई है? लोहा हो गया। लोहा बहुत ज्यादा सॉलिड है, यानी अगर सॉलिड रहेगा तो इसमें जो ध्वनि की गति होगी वो सबसे तेज होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से बचने के लिए, ऑक्सीजन से बचने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो जो सोडियम धातु होता है याद रखिएगा वो मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन तेल में। किसको रखा जाता है बताइएगा?
सोडियम को किसमें रखा जाता है? कैरोसिन के तेल में। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है और देखिएगा आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। निम्न में से किसको कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, निम्न में से किसकी कमी के कारण से एनीमिया रोग हो जाता है? तो देखिएगा, जो भी ब्लड होता है, ब्लड, खून की कमी को ही, यानी ब्लड की कमी को ही हम क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। तो ब्लड में हमारे क्या होता है? ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है आयरन। हीमोग्लोबिन में ही क्या पाया जाता है? आयरन, यानी लोहा पाया जाता है। तो अब बताइए, चाहे अगर आयरन कम हो जाए तब भी हमारा खून कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तब भी हमारा खून कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाए तब भी कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाए तब भी खून कम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? आरबीसी भी रहेगा, हीमोग्लोबिन भी रहेगा, एफई भी रहेगा। इनमें से सभी, ऑप्शन बहुत ज्यादा गलत हो गया है, इनमें से क्या कर दीजिए? इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबकी कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया रोग हो सकता है, क्योंकि खून की कमी को ही एनीमिया रोग बोलते हैं। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसके बीमारी है? तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आपने नाम सुना होगा, ये होती है आंखों की बीमारी। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी है। तो 22 नंबर यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम है, इसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या है? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो ट्राइटियम किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से बताइए? सबसे पहला प्रोटियम, सबसे पहला प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, दूसरा क्या होता है? ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम, तीसरा क्या होता है? ट्राइटियम होता है। ये होता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अब इनके क्या होते हैं? इनको आप याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं? 1H1, इनको क्या बोलते हैं? 1H1 प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। ये जो ऊपर होता है यही है द्रव्यमान संख्या, और ये जो नीचे होता है यही है परमाणु संख्या। तो बताइए किसका अनुपात पूछा है? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या कितना? 1, और द्रव्यमान संख्या कितना? 3। तो 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 3:1 मत कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि उल्टा पूछा है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो पहले परमाणु फिर द्रव्यमान, 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 फेम्टो बराबर कितना होता है? 1 फेम्टो आपको बताना है ये कितना होता है। तो देखिएगा, फिर से हमने बताया था, अभी पीछे ही बताया था कि अगर आपसे पूछे नैनो, पूछे नैनो, नैनो को बताएंगे 10⁻⁻9। अगर आपसे पूछे, ये -9 कर लीजिएगा इसको, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए पीको कितना होता है? पीको, पीको को बोलेंगे 10⁻12। अगर पूछ ले आपसे कि 1 फेम्टो, यानी जो फेम्टो आपको दिख रहा है, 1 फेम्टो बराबर होता है 10⁻15, और इसको 1 फर्मी भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 फेम्टो बराबर 10⁻15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 अश्व शक्ति में कितने वाट हो जाते हैं? तो आपको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है, 746 वाट होता है। 1 अश्व शक्ति किसके बराबर? 746 वाट के बराबर। तो ये था आज का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।